हेलो दोस्तों, आज डिस्कस करेंगे ज्वार ऊर्जा टाइडल एनर्जी के बारे में। यह भी पॉलिटेक्निक के सिलेबस का ही एक टॉपिक है और सेमेस्टर एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ध्यान से समझेंगे। ज्वार ऊर्जा से कैसे विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है, ज्वार क्या होता है और समुद्र में ज्वार कैसे उत्पन्न होते हैं। तो देखिए, ज्वार समुद्र के तल का, समुद्र के जल स्तर का ऊपर उठना ज्वार कहलाता है तथा समुद्र के जल स्तर का नीचे की ओर जाना ही भाटा कहलाता है। और इन्हीं ज्वार और भाटे के जो तलों का अंतर होता है, इसी से हम लोगों को ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। ज्वार उत्पन्न कैसे होते हैं, तो सूर्य तथा चंद्रमा के सम्मिलित प्रभाव के कारण समुद्र में ज्वार उत्पन्न होते हैं। सूर्य और चंद्रमा का जो सम्मिलित प्रभाव रहता है, जिसके कारण ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है और तथा जो पृथ्वी की रोटेशन होती है, उसके कारण ही ज्वार और भाटे की स्थिति समुद्र में उत्पन्न होती है। जिस स्थान पर भी ज्वार तथा समुद्र तल का अंतर न्यूनतम 5 मीटर तक रहता है, वहां विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। देखिए, ये महत्वपूर्ण बिंदु है कि अंतर, जो ज्वार और भाटे का जो अंतर है, वो कम से कम 5 मीटर तक यदि रहता है तो वहाँ विद्युत का हम उत्पादन कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि ज्वार ऊर्जा से कैसे विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो दोस्तों, ज्वार ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम ये दो चित्रों का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर दो स्थिति दिखाई गई हैं। एक स्थिति ज्वार की दिखाई गई है और एक स्थिति भाटा की दिखाई गई है। ज्वार स्थिति मतलब समुद्र के तल का स्तर बढ़ना और भाटे की स्थिति मतलब समुद्र के तल का स्तर नीचे की ओर जाना। और जब ये समुद्र के तल का स्तर बढ़ता है या घटता है तो कैसे हम विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं इसकी सहायता से। इसके लिए हम जिन स्थानों पर ज्वार आते हैं समुद्र में, वहाँ पर जलाशय का निर्माण करते हैं और वहाँ पर छोटे सक्रिय मार्ग से को समुद्र से संबंधित कर देते हैं। देखिए, ये जलाशय है, ये समुद्र है। यहाँ पर हमने बीच में छोटे एक सक्रिय मार्ग का निर्माण कर लिया है और यहाँ पर जलाशय का निर्माण कर लिया है। और इन्हीं दोनों मार्ग पर, इन्हीं दोनों के बीच में हम एक गेट लगा देते हैं और इन गेट पर ही टरबाइन और विद्युत जनित्र लगा देते हैं। अब देखिए, जब ज्वार का समय होगा और समुद्र का स्तर बढ़ेगा तो उस समय पानी इन जलाशयों में टरबाइन को चलाता है। देखिए, यहाँ पर टरबाइन गेट पर लगी है। जब समुद्र का स्तर बढ़ेगा ज्वार के कारण तो ये यहाँ जलाशय में भरने की कोशिश करेगा। उन्हीं मार्गों पर हमने टरबाइन लगा दी है। ये ज्वार की स्थिति में समुद्र का जल टरबाइन से टकराएगा और टकराते हुए इस जलाशय में भरने लगेगा, जिससे टरबाइन रोटेट करेगी और यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगी और फिर वही यांत्रिक ऊर्जा विद्युत जनित्र की सहायता से हम विद्युत ऊर्जा में बदल लेंगे। यही स्थिति दोस्तों भाटे के समय होगी। जलाशय में भरा हुआ जल भाटे के समय जब वापस समुद्र में जाएगा तो टरबाइन के ब्लेड से टकराता हुआ जाएगा, जिससे कि टरबाइन की ब्लेड रोटेट करेगी और इस प्रकार जल की स्थितिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाएगी और फिर यही यांत्रिक ऊर्जा विद्युत जनित्र की सहायता से विद्युत ऊर्जा में बदल ली जाती है। तो यह इन दोनों फिगर से क्लियर होता है कि ज्वार ऊर्जा से कैसे विद्युत ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। ये जो पूरा संयंत्र बीच में दिखाया जा रहा है, इसी के द्वारा ही ये पूरा सिस्टम लगा हुआ है और इसी सिस्टम के द्वारा हम इलेक्ट्रिसिटी को प्राप्त करेंगे। इसके बाद डिस्कस करेंगे कि ज्वार ऊर्जा के क्या लाभ और क्या हानियां हैं। तो दोस्तों, वैसे तो ज्वार ऊर्जा जिससे कि हम विद्युत ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं, इसका स्रोत अनंत है, फिर भी इसके कुछ लाभ और कुछ सीमाएं हैं। जैसे कि यदि हम लाभ की बात करते हैं तो इसमें प्रदूषण नहीं होता है, यह स्रोत अनंत है तथा ज्वार ऊर्जा में कम खर्चे में बिजली प्राप्त होती है। आवश्यकता अनुसार अधिक संख्या में जलाशय बनाकर बड़े बिजली घर बनाए जा सकते हैं और जटिल उपकरणों एवं आधुनिक तकनीकी की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये है ज्वार ऊर्जा के कुछ लाभ। अब हम इसके बाद इसकी सीमाओं की बात करते हैं। तो इसकी सीमाओं में देखिए दोस्तों,
चूँकि जो बिजली घर हैं या ज्वार जो है वो केवल समुद्र में ही आ सकता है, तो हमें जो बिजली घर होंगे वो केवल हम समुद्र के किनारे ही स्थापित कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार से कुछ हमें हमारे पास सीमाएं हैं। जैसे दूसरी हम बात करते हैं तो समुद्र से किस दूसरी स्थानों पर बिजली को भेजने के लिए अधिक खर्च आएगा तथा ज्वार आने का समय तथा तीव्रता प्रतिदिन बदलते रहते हैं। देखिए, ज्वार आने का समय कोई निश्चित नहीं है कि हाँ ज्वार इस समय आएगा, तो इनका ना समय निश्चित है और तीव्रता भी निश्चित नहीं है, बदलते रहते हैं प्रतिदिन। तो ये कुछ सीमाएं हैं जो ज्वार ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में आती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि ज्वार ऊर्जा की क्या उपयोगिता है। तो दोस्तों, जिस प्रकार से विभिन्न ऊर्जा स्रोत, चाहे वो जल हो, चाहे वो हवा हो, जीवाश्म ईंधन हो, उनसे प्राप्त होने वाली ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल करके विभिन्न प्रकार की घरेलू आवश्यकताओं को, इंडस्ट्रियल आवश्यकताओं को, फैक्ट्री में हम उस विद्युत ऊर्जा का उपयोग करते हैं। उसी प्रकार हम ज्वार ऊर्जा से भी प्राप्त होने वाली विद्युत ऊर्जा का उपयोग विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कर सकते हैं। हालांकि ज्वार ऊर्जा का अभी भी पूरे विश्व में समुचित उपयोग नहीं हो रहा है। जैसे यदि इस ऊर्जा का समुचित ढंग से प्रयोग किया जाए तो एक अनुमान के अनुसार विश्व की ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% ऊर्जा की आपूर्ति इस ऊर्जा स्रोत से किया जा सकता है। यदि भारत की बात करते हैं तो भारत में कच्छ की खाड़ी में एक ज्वार ऊर्जा विद्युत गृह स्थापित किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। और भारत में संभावनाएं यदि देखी जाएं तो गंगा सागर हो गया, हुगली नदी में डायमंड हार्बर हो गया, खंबात की खाड़ी हो गई, यहाँ पर भी अनेक संभावनाएं हैं कि ज्वार ऊर्जा के प्लांट लगाए जा सकते हैं। तो ये है ज्वार ऊर्जा की उपयोगिता। भविष्य में इसके और भी ज़्यादा संयंत्र हम भारत में और विश्व में देखेंगे तथा विश्व में उत्पन्न होने वाली ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति ज्वार ऊर्जा से की जा सकती है। तो यही है इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम सौर ऊर्जा के बारे में डिस्कस करेंगे और एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आता ही है, तो ध्यान से देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। ऑलराइट गाइस, तो होप करते हैं आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो यही था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि ये नोट्स सभी के पास तक पहुंच जाएं। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है।